तो पढ़ाकू क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। साइंस के पीवाई क्यू क्वेश्चंस जो कि आपके शिफ्ट लिए गए हैं 21 नवंबर से। 21 नवंबर की तीनों शिफ्ट से लिए गए क्वेश्चंस हैं ये सारे। 21 नवंबर तीनों शिफ्ट के कंपाइल्ड क्वेश्चन, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, एक दो क्वेश्चन इकोसिस्टम से भी, इकोलॉजी से भी, जिसको हमने कंपाइल करके आपके सामने रखा है। अब जरा वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है सेल बायोलॉजी का। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, यही दो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, डाइवर्सिटी और सेल बायोलॉजी। डाइवर्सिटी और सेल बायोलॉजी आपके सामने बहुत ज़्यादा आएगा आपको बार बार। तो पहला ही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच टेक्निक इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च ऑफ सेल्स टू इमेज द ऑर्गेनल एंड द सरफेस टोपोग्राफी। तो यहाँ पे एक वर्ड जरा देखोगे ध्यान से, सरफेस टोपोग्राफी की बात हो रही है, यानी कि सेल का ऑर्गेनल तो चाहिए ही चाहिए उन्हें, सरफेस टोपोग्राफी मतलब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, यानी कि स्कैनिंग की कि कैसे सेल ऑर्गेनल दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो क्वेश्चन पहला ही, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, नहीं जी नहीं। फेज में तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनल्स की बात होगी। स्कैनिंग, जैसा मैंने पहले ही वर्ड यूज कर चुका हूं, स्कैनिंग करनी है। किसकी स्कैनिंग करनी थी, सेल ऑर्गेनल्स की। अब सेल ऑर्गेनल्स आपके कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस है, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनल है ना, राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी हो गया। तो इन सब की स्कैनिंग कैसे होगी, जैसे स्टेनिंग करते हैं हम, स्टेनिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसे। स्कैनिंग हो गई हमारी। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी नहीं, फ्लोरेंस भी नहीं चलेगी। फ्लोरेंस क्या, कलर देना है, यानी कि किसी ना किसी का। तो आंसर एक ही बेस्ट दिख रहा है, स्कैनिंग। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ स्पीशीज विद ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो अभी लास्ट क्लास में ही बात कर रहा था मैं इकोसिस्टम, और फिर इकोसिस्टम से सेम क्वेश्चन बन रहा है। तो आपका जो इकोसिस्टम है किस चीज से मिलकर बना है, दो ही चीजों से मिलकर बना है, दैट इज बायोटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ ना कुछ, और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स है जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे पे, इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तभी पूरी लाइफ सस्टेन हो रही है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ स्पीशीज विद ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इट कोल्ड। यानी कि हमारा क्या बन गया, ये इकोलॉजिकल नाइक बन गया। छोटे छोटे इकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं। अगर छोटा से बात करूं तो इकोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम, नेचुरल होंगे कुछ ना कुछ, और कुछ मैन मेड होंगे। ठीक बात है, कुछ नेचुरल से इकोसिस्टम से हमारे पास, कुछ मैन मेड है। नेचुरल की अगर 100 कॉमन एग्जांपल की बात करें तो क्रॉप, अगर एक फार्मर क्रॉप फील्ड ग्रो कर रहा है, पूरे की पूरी क्रॉप ग्रो कर रहा है, तो एक नेचुरल इकोसिस्टम है हमारे लिए, है ना। क्रॉप ग्रो होती है, वहाँ पर प्रॉपर बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरस रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे जिंदा होते हैं, वहीं मरते हैं, वहीं पे सनलाइट मिलती है, और सब कुछ वहीं होता है। नेचुरल इकोसिस्टम। एक छोटा सा पॉन्ड भी बात करें, एक नेचुरल इकोसिस्टम की तरह बात करेगी। लेक हो गया, पॉन्ड हो गए। मैन मेड की जब बात आती है तो मैन मेड हमारा क्या, एक्वेरियम, ये तो हमने खुद बनाया है फिश के लिए, ठीक है ना। तो ये मैन मेड हमारा इकोसिस्टम कैसा हो गया, मैन मेड। तो यहां पर बात हो रही थी किसकी, इंटर रिलेशन। तो हमारा इकोलॉजिकल नाइक का आंसर हो जाएगा। फूड वेब आपको पता ही है, फूड वेब मतलब इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, व्हेन मैनी, बहुत सारे एनिमल्स एक दूसरे पे इंटर क्रिस क्रॉस बना रहे हैं, सिंगल चेन नहीं बन रही, तो उसे कहते हैं फूड वेब, है ना। और फूड चेन हमेशा चलती है यूनिडायरेक्शन में, यानी कि एक कोई दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा। यानी कि स्टार्ट करते हैं अगर सिंपल से एग्जांपल से, ग्रास को कौन खाएगा भाई, ग्रास ऊपर खाएगा, है ना। ग्रास ऊपर यानी कि इंसेक्ट्स खाएंगे, और इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, इंसेक्ट्स को हमारा फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा भाई, ईगल खाएगा, है ना। तो एक सिंगल चेन चल रही है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल, दैट इज व्हाई फूड चेन। और फूड वेब क्या हो जाती, यही इंटरकनेक्शन हो जाता। अगर इंटरकनेक्शन ऑफ एनिमल्स तो फूड वेब बन जाएगी। अब लास्ट में लिखा है एक वर्ड, हैबिटेट। हैबिटेट तो होता है कि कहां बंदा रह रहा है, किस एनवायरमेंट में रह रहा है, दैट इज हैबिटेट फॉर दैट एनिमल। तो आंसर हमारा क्या जा रहा है, इकोलॉजिकल नाइक। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, एलपीजी से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज स्टोर्ड इन अ स्मॉल सिलेंडर्स अंडर हाई प्रेशर बिकॉज, वो पूछ रहा है भाई कैसे एक 15 लीटर छोटे से सिलेंडर में फिट की जा सकती है, कैसे एलपीजी को हम फिट कर लेते हैं उसके अंदर, एक हाई प्रेशर कैसे मेंटेन कर लेते हैं, क्या रीजन हो सकता है। तो क्वेश्चन, द गैस टर्न्स इनटू लिक्विड फॉर्म विच रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर स्टोरेज। बात तो ठीक है, जब गैस को कन्वर्ट किया जाएगा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाएगी, अगर हाई प्रेशर रखेंगे टेम्परेचर को लो कर देंगे, टेम्परेचर को लो कर दो प्रेशर बढ़ा दो, गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और गैसेस जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो आंसर हमारा मेरे को लगता है यही होना चाहिए, बाकी आगे ऑप्शंस को हम जरूर चेक करेंगे। तो क्या लिखा है, इट बर्न्स इजिली एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये क्या आंसर हुआ। गैसेस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन सिलेंडर, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, गैस कैन बी स्टोर इन अ सिलेंडर। द लिक्विड इज लाइट टू कैरी, ये तो और भी बकवास बात होगी, द लिक्विड इज लाइट टू कैरी, है ना। तो इसमें आंसर हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन विच वी कैन से दैट कि गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अंडर हाई प्रेशर। वो टेम्परेचर को रिड्यूस करना मत भूलना, अदरवाइज कोई लिक्विफिकेशन नहीं होगा। बायोम, तो बात आ गई बायोम की। बायोम, बायोम कैन बी डिफाइंड एज, बायोम क्या होते हैं भाई, बायोम तो एक एरिया होता है जिसमें सारे एनिमल्स प्लांट्स एक साथ रहते हैं, ठीक बात है ना। तो एन एरिया ऑफ डेजर्ट, बिल्कुल भी नहीं, एन एरिया ऑफ डेजर्ट ओनली, डेजर्ट को खाली हम बायोम क्यों कहें, और भी चीजें हैं। अ लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट एंड वाइल्ड लाइफ, बहुत बढ़िया आंसर है ये, दिस इज बायोम। एन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नहीं। एन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, नहीं। तो आंसर तो हमारे को मिल चुका है, बायोम। एक बायोम कैसा होगा, जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, कैसे शो करेगा, वेजिटेशन से शो करेगा, सॉइल से शो करेगा, क्लाइमेट बताएगा, फ्लोरा एंड फौना की बातें होंगी सारी की सारी, दैट इज बायोम। इन पे कुछ ज्यादा खास बात करने के लिए है नहीं, मैं इसलिए ज्यादा आपको इलैबोरेट भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जर्नल क्वेश्चंस है, जर्नल क्वेश्चंस की तरह ही आई एम ट्रीटिंग देम। आइसोबार, केमिस्ट्री का पार्ट, आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोबार जरा एक एग्जांपल से शुरू करता हूं मैं, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, बट दोनों का ही मास, अगर एटॉमिक मास की बात की जाए तो दोनों का ही एटॉमिक मास है 40, इसका भी एटॉमिक मास 40 है, इसका भी एटॉमिक मास 40U है। तो बेसिकली एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट तो पहली बात हटाओ, सेम एलिमेंट तो है नहीं, डिफरेंट एलिमेंट हो गए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यस, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो बी इज द परफेक्ट आंसर, है ना। आइसोबार मतलब क्या, जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास सेम हो, दिस इज आइसोबार। चलो समझ गए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहां पर ट्रू है, किसमें ज्यादा सच्चाई छुपी हुई है। ये तो लाइट कलर है कुछ ज्यादा ही, ऑरेंज लेते हैं थोड़ा सा बढ़ाकर, ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, यस, सच है ये तो। एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी बाई डायरेक्शनल तो होता ही नहीं, यूनिडायरेक्शनल होता है हमेशा। अभी अभी हमने फूड चेन में भी देखा, यूनिडायरेक्शनल था सारा का सारा फ्लो, बाई डायरेक्शनल की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, नहीं जी, अपसाइड डाउन। एनर्जी पिरामिड क्या अपसाइड डाउन होता है, ऐसा होता है, नहीं, वो तो अपराइट होता है। बट हाँ, इट कैन बी और नहीं, इट कैन नॉट बी, कैसे होगा, पॉजिटिव ही चलेगा, नेगेटिव कैसे जाएगा। ऑल इकोसिस्टम्स आर स्टेबल इन साइज, ये तो गलत बात हो गई, जरूरी थोड़ी ना इकोसिस्टम स्टेबल ही होंगे। इन नेचर ओनली फूड चेन्स एग्जिस्ट बट नॉट फूड वेब, ये किसने कहा भाई, फूड चेन है तो फूड वेब तो होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी, फूड चेन से काम नहीं चलने वाला, फूड वेब भी होती है। तो हमारा आंसर क्या जा रहा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, यस, दिस इज ट्रू।
और इसको शायद 10% लॉ से समझना चाहो तो आप समझ सकते हो थोड़ा सा और। 10% लॉ ये कैसे वर्क करता है जरा मैं आपको दिखाता हूँ। 10% लॉ आपको दिखाते हैं। 10% लॉ होता क्या है, हाउ इट विल वर्क इन इकोसिस्टम। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहता है हमारा, 10% लॉ ऑफ एनर्जी कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, जरा देखते हैं इसे। 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी बेसिकली 1000 जूल ऑफ एनर्जी मैं मान लेता हूं मेरे प्लांट्स के पास है, ऐसा मैं मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए। मेरे प्लांट्स के पास 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी है। अब इस प्लांट को खाया किसी हर्बीवोरस ने, किसी भी हर्बीवोरस ने, है ना, एक हर्बीवोरस आया उसने खाया, तो इसका 1000 का 10% एनर्जी कौन कैरी कर जाएगा नाउ? 10% निकाले तो कितना आएगा आंसर? 100 जूल। ये किसके पास गया? हर्बीवोरस के पास गया। 10% ऑफ प्लांट्स गिवन टू द हर्बीवोरस, ओनली 10%। अब इस हर्बीवोरस को खाने के लिए कोई ना कोई तो आएगा भाई, कोई ना कोई ओमनीवोरस आएगा, या मैं ये कह लूँ कोई ना कोई कार्निवोरस आएगा खाने के लिए, कोई ना कोई तो आएगा, ठीक है ना। ओमनीवोरस आएंगे, बेसिकली ओमनीवोरस ही आएंगे पहले तो, जो दोनों खा लेते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों खा लेंगे हर्बीवोरस को। कार्निवोरस भी आ सकते थे। 10%, अब इसका 10% यानी कि 10 जूल बच गया सिर्फ। अब इसकी अगर इसका भी 10% दे दिया जाए किसी को, तो उसके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 जूल, यानी कि कार्निवोरस, यानी कि टॉप जो हमारे पिरामिड में सबसे टॉप पर बैठे, उनके पास 1 जूल एनर्जी गई है। कहाँ तक एनर्जी थी? 1000 एनर्जी थी, और मिली कितनी? 1 जूल एनर्जी मिली। इसीलिए ये लोग ज्यादा अमाउंट में खाना खाते हैं। कॉमन सी बात है भाई, उनके पास एनर्जी का अमाउंट तो कम ही आ रहा है, इसलिए उनको खाना भी बहुत सारा खाना पड़ेगा एक बार में, ठीक है ना। दिस इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी, और यूनिडायरेक्शनल चल रहा है जैसे कि दिख रहा है। इसीलिए हमारी जो फूड चेन भी फूड चेन को देखा जाए तो 4-5 तक ही पॉसिबल है, उसके बाद फूड चेन बनती ही नहीं। क्योंकि मैं कहूँ एक एनिमल ने दूसरे को खाया, फिर दूसरे ने तीसरे को, चेन बन रही है तो ओनली 4 तक। आई कैन से कि 4 एक दूसरे से इंटररिलेट कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। आफ्टर दैट देयर विल बी नो फूड चेन, क्योंकि फूड चेन में एनर्जी बची ही कितनी है? 1 जूल बची थी, बताओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV? H फॉर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। HYV सीड्स यूज करे गए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर। दिस इज यूज इन ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तब इसका यूज किया गया था, HYV का, हाई यील्डिंग वैरायटी, ताकि हमारी फूड, हमारी क्रॉप ज़्यादा अच्छी ग्रो होए। हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ किया गया था। और हाई यील्डिंग वैरायटी को बनाने के लिए क्या मेथड था? हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया गया है, हाइब्रिडाइजेशन। चलो, ये तो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन reside within the bilayer membrane। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन है, अगेन साइटोलॉजी से क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। दैट सराउंड सेल्स एंड ऑर्गेनल्स, पूछ रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बायलेयर बनी हुई होती है ऐसे करके, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल कह रहा, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस देम एंड द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एंड द सिग्नल्स। कह रहा है कौन है ऐसा जो इसके अंदर इंटरक्रॉस सिग्नल्स को, मूवमेंट्स को हेल्प करवाने में हेल्प करता है, मॉलिक्यूल्स को एक पार्ट से दूसरी जगह जाने में, बेसिकली इन एंड आउट में कौन हेल्प कर रहा है? तो आंसर इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। देयर आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विद लिपिड्स। इनके साथ में कौन होते हैं? लिपिड्स। और बनी होती है हमारी मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, बट प्रोटीन इंटीग्रल पार्ट होते हैं इसका, जो हेल्प करते हैं इन सभी कामों में। तो आंसर तो हमारा प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन नहीं है, पेरिफेरल भी नहीं है, ग्लाइको भी नहीं है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल बेसिकली इन और आउट कराते हैं, एंजाइम्स की बहुत ज्यादा मूवमेंट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला हमारा, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इको सिस्टम। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अभी अभी पढ़ा था हमने, इकोसिस्टम किससे मिलकर बना है? 2 ही कंपोनेंट है, बायोटिक है और अबायोटिक कंपोनेंट है। फिर क्या कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट? ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर इंटर रिलेटेड। दिस इज ऑल्सो ट्रू, इंटर रिलेटेड है।
इकोसिस्टम ऑलवेज हैव क्लियर बाउंड्रीज, ये थोड़ा गलत हो गई स्टेटमेंट। कभी भी इकोसिस्टम की क्लियर बाउंड्रीज हो ही नहीं सकती, ये तो बहुत वास्ट है। इकोसिस्टम कैसे क्लियर बाउंड्री सेट करेगा कि हाँ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसके बाद बियॉन्ड हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमारी सीधा सीधा देखे तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट दूर दूर तक करेक्ट नहीं है। सिंपल क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और शायद सब बच्चों को आता भी होगा। हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ब्लड सेल्स का, है ना। पिगमेंट होता है हमारी ब्लड सेल्स में, जो हमारी ब्लड सेल्स को क्या देता है, रेड कलर प्रोवाइड करा रहा है। और ये पिगमेंट को कौन बना रहा है, इसका सबसे बड़ा रोल होता है आयरन। आयरन, तभी एक प्रेग्नेंट वीमेन को बहुत सारी फॉलिक एसिड की दवाई दी जाती है। फॉलिक एसिड B9 होता है, फॉलिक एसिड विटामिन में, ठीक है ना, B9 होता है। बट आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया जाता है उसे। आयरन का कहा जाता है कि एप्पल खाओ, एप्पल खाओ ताकि रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बने। ज़्यादा बनेगी तो एक ऑब्वियस है, जो बच्चा प्रेग्नेंट फीटस डेवलप हो रहा है उनकी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और इससे रिलेटेड ही एक बीमारी है जिसका नाम है क्या, एनीमिया। आयरन की अगर कम क्वांटिटी होगी तो एनीमिया हो जाता है। गर्ल्स को, इंडिया में 80% गर्ल्स को एनीमिया ही है, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ आयरन दैट मच। अगर मैं बात करूं पहले के टाइम पे बहुत सिंपल लॉजिक था इसके पीछे। पहले हमारे घरों में खाना बनता था आयरन के यूटेंसिल्स में, ठीक है ना, आयरन की कढ़ाइयाँ होती थी, है ना, लोहे की ही होती थी ज़्यादातर। अब आया है सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट, अब तो हम नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आयरन में जब कुकिंग होती थी तो आयरन का कहीं ना कहीं कंटेंट उस फूड के साथ हमें मिलता ही रहता था। बट नाउ द कंडीशन इज कि हमारे पास नॉन स्टिक बर्तन है, और नॉन स्टिक बर्तनों में ना खाना चिपके ना कुछ हो, तो आयरन तो हमारे हाथ से चला गया। इसीलिए हमें एप्पल कहा जाता है कि हैव एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। बट ये एप्पल खाने से ही कहानी नहीं बनेगी, दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी अब तो, जिसकी वजह से एनीमिया को थोड़ा सा दूर रखा जा सकता है। With reference to electric charges, identify incorrect statement। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। दो तरह के चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। सब लोग जानते हैं पॉजिटिव लाइक रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बेसिक स्टेटमेंट है जो कि मेरे को करेक्ट दिख रही है, फोर्थ वाली। लाइटनिंग कंडक्टर कैन प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। हम हमेशा क्या करते हैं, एक मेटल की रॉड को अपने घर में डिपोजिट करवाते हैं लैंड में, ताकि जब भी लाइटनिंग होगी एक मेटल की रॉड को बाहर छोड़ देते हैं ऐसे, ताकि लाइटनिंग हो, सारा कंडक्शन इस रॉड के थ्रू ग्राउंडेड हो जाए, हमारे घर को कोई भी स्ट्राइकनिंग ना हो किसी भी तरह की लाइटनिंग की। तो लाइटनिंग कंडक्टर ये हेल्प करती है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक। यस, whenever we rub something with our clothes also, स्टैटिक चार्ज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होते हैं, और वहां पे चार्ज डेवलप हो जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट लाइटनिंग। प्रिडिक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं उससे, हम लाइटनिंग को प्रिडिक्ट थोड़ी ना कर सकता है कोई कि लाइटनिंग प्रिडिक्ट हो रही है, ऐसा थोड़ी ना है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने घर को प्रोटेक्ट किया जाता है उस कंडक्टर से, ना कि उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। तो पहली ही स्टेटमेंट गलत है यहां पर, ठीक है ना। Which of the following is not correct about agriculture industry? ठीक है, जरा देख लेते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। तो कह रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल सच बात है। इसी वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो पाया था ग्रेन्स में। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड द यूजेज ऑफ HYV, बिल्कुल सच बात है। हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज करा था, इसीलिए ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन इंप्रूवमेंट ऑफ ऑयल सीड्स, नहीं, यहां गलत हो गया। ऑयल सीड्स की कोई बात नहीं हुई थी, ओनली ऑन क्रॉप के ऊपर बात हुई थी। स्टेपल क्रॉप जो हम डेली खाते हैं उनकी बात चल रही थी, ना कि ऑयल सीड्स की। ग्रीन रिवॉल्यूशन लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ, बिल्कुल ये भी सही है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात आ गई थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM प्रोडक्ट्स की बात आ गई थी। तो इन सब चीज़ों की बात होनी शुरू हो गई थी। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही गलत है। लास्ट क्वेश्चन, और बार बार जिस चीज़ को मैं बोले जा रहा हूँ, सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर भी साइटोलॉजी पूछ रहा है। स्टडी ऑफ सेल्स को क्या जाता है, कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है भाई। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी। एनाटॉमी तो सबको पता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करना, फिशरीज पता है, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि फिश की बात करना, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का फिजिकल स्ट्रक्चर,
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर, तो दिस इज मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज माय अपीयरेंस, दैट इज मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज माय इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज एनाटॉमी. एंड व्हाट आई एम मेड अप ऑफ, सेल. एंड द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज cytology or cell biology. Which of the following is not true about antioxidants? Antioxidants बहुत कहा जाता है बॉडी को डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स वाटर पियो, डिटॉक्स ये करो, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन वी आर हैविंग, तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं. अब इन्हीं फ्री रेडिकल्स को कॉम्बैट करने के लिए वी नीड सम एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है ना. अब क्या कह रहा है, इट प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ सेलुलर फंक्शंस. बात तो ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसा करते हैं, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कराते हैं. इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ सेलुलर फंक्शंस, ये भी बात ठीक कह रहा है. एनिमल प्रोडक्ट्स आर द चीफ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. यहां फंस गया. किसने कहा भाई एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे को सिर्फ और यह कहा जाए चीफ सोर्स होते हैं? भाई आंवला तो एक बहुत बड़ा सोर्स है, सबको पता है ये बात. आंवला खाओ, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो चीफ सोर्स तो नहीं कह सकते. हमारी थर्ड स्टेटमेंट जरा गलत हो गई है. इट डिलेज द एजिंग प्रोसेस, ये बहुत अच्छी बात है. यस, दिस इज ट्रू. हमारे को ग्लो करना है तो एंटीऑक्सीडेंट तो खाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल्स को कॉम्बैट करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे नॉट ट्रू एज अ सिलेक्ट हो गया. तो आपने देखा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं. बायोलॉजी से, बायोलॉजी के क्वेश्चन थे जो कि हमारे को कहाँ से पूछे थे, सेल टॉपिक से. एक आधा क्वेश्चन डाइवर्सिटी से, है ना. केमिस्ट्री का पार्ट था, केमिस्ट्री में भी कहाँ से क्वेश्चन आए गए थे. एक क्वेश्चन हमारा वहाँ से भी था. अगर मैं बताऊँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी. केमिस्ट्री में तो हमारे को पता ही है भाई, मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री के मेन टॉपिक मुझे पता है, मेजर टॉपिक सारे के सारे मैं कवर कर ही लूँगा व्हेन आई विल टीच यू. और एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं अब इको सिस्टम से. आज भी आपने देखा इको सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे. ठीक है ना. तो इको सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ. थैंक यू सो मच.